हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS करंट अफेयर्स में। दोस्तों ये वीडियो खासकर सीटेट के लिए होने वाली है। दोस्तों सीटेट पेपर 2, इसमें दोस्तों हम बाल विकास यानी CDP के 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ही लाइक कर लेना। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास डैश से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो बाल विकास है उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक अध्ययन किया जाता है। क्या उसमें जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था, या जन्म से किशोरावस्था, या जो गर्भधारण होता है उसके बाद किशोरावस्था, या गर्भधारण या माध्यमिक बाल्यावस्था। तो दोस्तों जो बाल विकास है, बाल विकास में गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है इसका तीसरा सही हो जाएगा। गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक जो अध्ययन होता है उसको बाल विकास कहते हैं। इसका दोस्तों आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कथन कहा गया इसमें, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या यह कथन सही है? इसका तर्क इसके अनुसार दिया गया है, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों का अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव व मार्ग तय करता है। इसके लिए दोस्तों कोड दिया गया है, जिसमें से पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका दूसरा दिया गया ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका तीसरा दिया गया ए सही है परंतु यानी आर गलत है, या चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। यानी ए जो है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का जो सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, ये बात सही है। इसका जो आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों का अनूठा जो संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है, ये भी सही है और ये सही इसकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है समाजीकरण। दोस्तों समाजीकरण क्या है ये हमें बताना है। तो समाज की रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी जो समाजीकरण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बात सही है। जो अमूर्त संक्रियात्मक चरण वाले शिक्षक हैं उसमें जो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पदानुक्रम जो संबंध है उसमें दर्शाने के लिए आरेख का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी बात सही है। इसका अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें अमूर्त है के बारे में बताना। तो अमूर्त समस्याएं जब तक प्रस्तुत नहीं करें जब तक विद्यार्थी को समझ नहीं आएगा। इसका चौथा ऑप्शन है समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए बी डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समायोजन किसकी पूरक प्रक्रिया है। तो जो संयोजन और समायोजन ये किसकी है, तो अनुकूलन की, या सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण, अग्रिम आयोजन। तो किसका हो जाएगा जो ये है। तो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संयोजन और समावेशन जो अनुकूलन की प्रक्रिया किसकी है, अनुकूलन की पूरक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि ल्यो वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। जो जीन पियाजे हैं वो किसको महत्व देते हैं यानी बच्चों के सीखने में, और वाइगोत्स्की किसका महत्व देते हैं। क्या परिपक्वता, संस्कृति, उपकरण, या पुनर्बलन, स्कीमा में बदलाव, वेधन और अभ्यास, पुनर्बलन, उद्दीपन प्रक्रिया, संबंधन, संगठन। तो जो जीन पियाजे हैं वो परिपक्वता पर देते हैं और वाइगोत्स्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरण पर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं हम।
और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहरा हुआ स्मरण करना। तो यहाँ पर दोहरा हुआ स्मरण करना है तो ये नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ये गलत हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता को डैश पर बल देते हैं को नकारते हैं। तो क्या है इसके बारे में बताना हमें। यहाँ पर हो जाएगा देखभाल की नैतिकता, या नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखभाल की नैतिकता। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हावर्ड गार्डनर ने क्या किया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, या प्रतिपादित किया है कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, या बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की। 4 ऑप्शन नंबर 4 क्या 4 है। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। तो हावर्ड गार्डनर ने क्या किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो हावर्ड गार्डनर है उसने क्या दिया है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया है। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। संकलनात्मक समझ, गैर संदर्भिक विषय वस्तु, रटकर सीखना, परिकल्पनाओं के लिए सीखना। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पर बल दिया गया है, तो बल दिया गया है जो संकलनात्मक समझ है उस पर बल दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पाठ्य पुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं निष्क्रिय सुनने से, विविध स्रोतों का अन्वेषण करने से। तो किसके द्वारा होता है यह हमें बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में जो सीखना है वो विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कथन ए बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क है इस पर। बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। इसके लिए कोड दिया गया है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएं, मंदबुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। ये करना चाहिए क्या। इसके बाद अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। अभिभावक जान पाएं कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता। अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाएं। तो क्या करना चाहिए, तो इसमें जो अभिभावक को अपने बच्चों के सीखने यानी क्या और कैसे के बारे में समझ सके, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्र दिए जाएं, स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, गैर संदर्भिक पाठ्यचर्या का पालन करें। तो क्या करना चाहिए इसमें,
तो जो शिक्षक है उनको करना चाहिए कि स्कूल आने की रुचि उनको कम ना हो। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, उस प्रश्न की चयन यानी उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। ये हो जाएगा मूल्यांकन कौशल का परीक्षण करने के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है, यानी किसको किया है। तो विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, पुस्तकें अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना, संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग करना। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कोड के हिसाब से हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी ACD, ये सही हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सभी धर्मों में समानता की बजाय पैदा यानी अंतर पर ज़्यादा बल दे, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें, विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़िवादियों को मजबूत करें। तो क्या करना चाहिए, एक शिक्षिका को विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। पढ़ना, सोचना, चलना, लिखना। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब क्या होता है, ग्राफ यानी ग्राफ बनाना मतलब लिखना। तो क्या हो जाएगा, लिखना। जो डिस्ग्राफिया है वो हो जाएगा लिखना संबंधी विकार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, बोर्ड पर लिखित निर्देश। तो इसके लिए क्या सहायक हो जाएगा, तो स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। अभिसरण सोच को, सीखने की जिज्ञासा को, विचारों की मौलिकता को, समस्या समाधान कौशल को। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, तो जो शिक्षिका उसके लिए करना चाहिए अभिसरण सोच को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो शिक्षार्थी उनके ज्ञान को गहरा बनाना और दीर्घकालीन बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है, अभी सीखे गए संप्रत्यों के विस्तारण और चर्चा करने से मना करें, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, विषय वस्तु को समझने की बजाय रटने पर ध्यान दें, केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। दोस्तों यहाँ पर निगेटिव वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, केवल जो है ये निगेटिव हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखना रटने पर ध्यान देना तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद विभिन्न परिस्थितियों में लागू को अवसर, यहाँ पर देखिए अवसर देना तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चर्चा से मना कर देना ये भी निगेटिव, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 22,
अभिकथन, इसके लिए कथन दिया गया है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण इसके लिए, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। तो इसके लिए नीचे कोड दिया गया है, 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही वो हमें बताना है। ए आर दोनों सही है, आर सही की व्याख्या करता है ए की, ए आर दोनों गलत हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया केवल तभी, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना चाहिए जो शिक्षकों के बीच रस उत्पन्न करती हो। तो ऐसी कौन सी योजना है या गतिविधि बनानी चाहिए जो बच्चों के बीच क्या हो, उत्पन्न करती हो। तो क्या क्या उत्पन्न करना, चिंता, बोरियत या जिज्ञासा या प्रोत्साहन। तो क्या उत्पन्न करना चाहिए, तो जिज्ञासा। दोस्तों जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न होना चाहिए शिक्षकों के बीच। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, शिक्षार्थियों के बीच दोस्तों, यानी शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच कौन सी गतिविधि या योजना बनाना चाहिए, जिज्ञासा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है, समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो कौन सा यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा, तो किसी विशेष कार्य को कैसे करना है ये हो जाएगा, इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो अन्वेषण मतलब खोज करना, अन्वेषण। दूसरा ऑप्शन है बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान, निष्क्रिय अवलोकन। दोस्तों यहाँ पर निष्क्रिय अवलोकन दिया गया है, इसी में से क्या यहाँ पे कहा गया क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें निष्क्रिय अवलोकन जो ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। घोषणात्मक ज्ञान यानी घोषणात्मक ज्ञान, एपिसोडिक या प्रकरणात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो कौन सा इसके लिए सही हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष यानी परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है, तो इसमें से हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह उदाहरण किसका उदाहरण है, अनुरूपक सोच, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय या फिर पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। तो किसका उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा अनुरूपक सोच का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें उस संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताएं। इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करें। या चौथा ऑप्शन इसके लिए, शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, तो इसके लिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तरह की खोज के अवसर प्रदान करें। यहाँ पर अवसर प्रदान करना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेगों
और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करती है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो पहला ऑप्शन इसके लिए, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। तीसरा ऑप्शन है, मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देती है। और चौथा ऑप्शन इसके लिए, मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो संभावना रखना यानी इसके लिए कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ। यहाँ पर क्या है? प्रयास करना। प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा से हो जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।